इन्वेस्टमेंट्स में स्टॉक कार्ड में हमने पहले जो स्टॉक कार्ड बनाए हुए थे वो इजी थे, उसमें ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ नहीं थे। लेकिन आई कैप का जो लेवल है थोड़ा सा टफ है, उसमें परचेज सेल के अलावा परचेज रिटर्न भी आता है, सेल रिटर्न भी आता है, ड्राइंग भी आते हैं और लॉसेस भी। तो लॉसेस दो तरह के होते हैं, नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल लॉस। आपको पता होना चाहिए अगर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होता है तो उसमें सारी एंट्रीज आपको याद होनी चाहिए इस टॉपिक को समझने के लिए। परपेचुअल इन्वेंट्री में आपको पता होना चाहिए नॉर्मल लॉस की भी एंट्री होती है, अब नॉर्मल लॉस की भी एंट्री होती है, ड्राइंग की भी एंट्री होती है, परचेज रिटर्न सबकी एंट्री होती है, लेकिन पीरियोडिक में सबकी एंट्रीज नहीं होती। तो वो सारे का सारा कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए सवाल को सॉल्व करने के लिए। हम क्वेश्चन देखते हैं जी, जुगनू लिमिटेड फॉलोज परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। आपको क्वेश्चन में बता दिया गया है कि ये परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है। ओपनिंग इन्वेंट्री एज ऑन जुलाई 1, 2017 वाज 30,000 यूनिट्स कॉस्टिंग 4740,000. File information is available from the accounting records for the month of July 2017. ये परचेज किए हैं, ओपनिंग स्टॉक उसने बता दिया है यहाँ पे, ये परचेज किए हैं, ये सेल किए हैं, ये फिर परचेज है, ये परचेज रिटर्न है, ये सेल है, ये ड्राइंग है। फिर उसके बाद कहते हैं जेएल यूजेस वेटेड एवरेज मेथड, उसने मेथड भी बता दिया है। मेथड है जी वेटेड एवरेज का और सिस्टम है जी परपेचुअल इन्वेंट्री। दो चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, वो दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और वेटेड एवरेज मेथड। टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, आपने कॉस्ट फाइंड सिर्फ। अच्छा जी, ऑन जुलाई 31 ड्यूरिंग द फिजिकल स्टॉक काउंट इट वाज नोटेड स्टॉक ऑल यूनिट्स ऑफ 2500 वर लॉस्ट विच इज कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल। तो ये है जी आपके नॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट वाली, ठीक है जी। तो कंप्यूट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑफ 31 जुलाई 2017। और उसके बाद करें रिकॉर्ड डबल एंट्री फॉर द डिफेक्टिवनेस यूनिट लॉस्ट एनर्जी इफ एनी। एनआरबी का बात तो यहाँ पे सवाल भी नहीं है, तो एनआरबी वाला पॉइंट तो नहीं आएगा। डिफेक्टिव यूनिट भी मौजूद है और यूनिट लॉस भी मौजूद है और ड्राइंग्स भी मौजूद है। तो एनआरबी की जगह हम ड्राइंग्स की एंट्री पास करें, ठीक है जी। तो परपेचुअल सिस्टम है और वेटेड एवरेज है, तो डेफिनेटली इसका हम स्टॉक कार्ड बनाएंगे। स्टॉक कार्ड में देख लेते हैं सबसे पहले क्या क्या आएगा। एफ को कार्ड बनेगा, डेट आ जाएगी, परचेजेस, इशू और बैलेंस, डेट, परचेज, इशू और बैलेंस। सबसे पहले आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक, कितने हैं जी 30,000 यूनिट्स 4740। तो इसका रेट हम निकाल ही सकते हैं वैसे 30,000 4740,000 डिवाइड बाई 30,000 158। ये रेट इसका निकलता है जी 1, ठीक है जी। ये हमने ओपनिंग स्टॉक ऐड कर लिया। कब है जी, ये जुलाई, ये कम जुलाई, ओके। उसके बाद हमने किया परचेज 45,000 यूनिट एट द रेट ऑफ 160। कब परचेज किया जी, 6 जुलाई परचेज किया जी हमने 45,000 का एट द रेट ऑफ 160। टोटल अमाउंट आ जाएगी हमारी 44,000 मल्टीपल 160 7.2 मिलियन 720000। अब वेटेड एवरेज है, एफ को मेथड है, ये वेटेड एवरेज है। इसमें हमने क्या करना है, टोटल अमाउंट को टोटल कर लेंगे 4740। ये जो 7.2 मिलियन ये वाली वैल्यू है, इसमें हम 47 ये वाली वैल्यू 4740 जमा करते हैं 11940 और 30,000 और 45,000 को हम जमा कर लेते हैं, तो ये बनेगा 75,000। अब रेट निकाल लेते हैं। रेट निकालने का तरीका क्या है जी, 11940,000 को डिवाइड कर देंगे हम 75,000 से, तो हम एवरेज रेट निकाल लेते हैं। डिवाइडेड बाय 75,000 159.2, तो 159.2 हमारा एवरेज रेट होगा। अब उसके बाद सेल किए 55 सेल किया जी 54,000 के, किस तरीके को 10 जुलाई। इसके बाद आ जाएगा जी 10 जुलाई 54,000 आपने यूनिट सेल किए हैं, तो 54,000 सारे के सारे यूनिट 159.2 पे इशू हो जाएंगे। तो उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं जी, मल्टीप्लाइड बाय 54,000 8596,800 8596,800, ठीक है जी। तो हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस रह जाएगा 75,000 में से 54 माइनस कर दें 21,000 यूनिट्स बच गए एट द रेट ऑफ 159.2। मैंने आपको तरीका वैसे बताया कि इस बैलेंस में से ये वाला बैलेंस माइनस करेंगे तो ये आपकी बैलेंस फिगर आनी चाहिए। अगर आपकी फ्रैक्शन ठीक नहीं है तो मतलब ये तो पूरा फ्रैक्शन है, अगर इसके साथ 2 3 4 5 1 5 कुछ समथिंग ऐसा होता जिसको आपको राउंड ऑफ करना होता, तो उस सूरत में आपने इन दोनों का डिफरेंस लेना है। और प्रैक्टिस अगर आपकी वो है तो वही अच्छी बात है कि आप यहाँ पे डिफरेंस लेंगे 11940,000 माइनस 8596,800 3343,200 3343,200 ये आ जाएगा बैलेंस, ठीक है जी। ये हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। उसके बाद है जी परचेज किए जी 39,000 यूनिट के, हम रिकॉर्ड करेंगे 170 पे 17 तारीख को 39,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 170, तो 39,000 170
6630 6630 टोटल कर लेंगे। 21,000 ये यूनिट है, 39 ये हैं, 21 जमा 39 60,000 और 33 उसमें जमा कर लेते हैं जी। 6630 प्लस 3343.2 9973,200 9973,200 आपकी टोटल वैल्यू आ जाएगी। अब एवरेज रेट निकाल लेते हैं यहाँ पे। कैसे? टोटल अमाउंट को डिवाइड कर देंगे टोटल यूनिट्स पे 60,000 पे, तो डिवाइडेड बाय 60 166.22 166.22 यहाँ पे आंसर आ गया। अब उसके बाद परचेज रिटर्न हुई है जी 3,000 रुपये की। ये परचेज रिटर्न जो है ये परचेज के कॉलम में ही आना चाहिए, लेकिन माइनस में आएगा। कितने से हुई है जी? 3,000 की हुई है, लेकिन उसके साथ बताया भी होगा डेफिनेटली। अगर परचेज रिटर्न हुई है तो आपको पता होना चाहिए दो तरह की परचेज़ की आपने। एक 160 वाली परचेज़ की थी 6 जुलाई को, और एक 170 वाली परचेज़ की थी 17 जुलाई को। तो फिर परचेज रिटर्न के बारे में आई कैप के क्वेश्चन में आपको रेट दिया जाएगा कि कौन सा परचेज था, परचेज का रेट था जिस पे वापस। अगर परचेज रिटर्न जो है परचेज के कॉलम में से ही माइनस होंगी, 3,000 रुपये की 160 पे निकलेंगी। हम इस पे नहीं वापस करेंगे 162 पे, हम 166 पे परचेज रिटर्न को वापस नहीं करेंगे, क्योंकि सप्लायर से हमने जिस रेट पे ली थी चीज़ें उसी रेट पे सप्लायर को वापस भेजेंगे हम। चाहे हमारा यहाँ पे रेट 166.22 है, इसके बावजूद हम इस पे वो चीज़ें परचेज रिटर्न रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये आपने इसी तरह से याद रखना है कि यहाँ पे कोई कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। जिस सप्लायर से हमने 160 की चीज़ें ली थी, अब डिफेक्टिव निकलेंगी तो उसको भेजेंगे तो हम उसको 160 पे ही भेजेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि हमारी बुक्स में हमारा पर यूनिट रेट क्या आ रहा था, ये हम अपनी कैलकुलेशन के लिए रेट निकाल के बैठे हुए 166.22। इसका सप्लायर से कोई ताल्लुक नहीं है। सप्लायर को नहीं पता कि हमारी बुक्स में रेट क्या चल रहा है, तो इसलिए हम सप्लायर को जब चीज़ें वापस भेजेंगे तो उसी रेट पे भेजेंगे जिस रेट पे हमने उससे ली थी। अब 3,000 रुपये की परचेजेस यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन माइनस में लिखेंगे एट द रेट ऑफ 160। यहाँ से निकलेंगी तो 3,000 इंटू 160 480,000 यहाँ से हम अपनी परचेज में से माइनस करेंगे। ठीक हो गया नहीं? और साथ ही हम यहाँ से भी 60,000 में से 3,000 की चीज़ें जा चुकी हैं वापस, तो 60,000 में से 3,000 माइनस हो जाएगा तो रिमेनिंग रह जाएगा 57,000, और 9973,200 में से 480,000 माइनस हो जाएगा। तो माइनस कर देते हैं जी 9973,200, तो आता है जी 9493,200 9493,200, और इसको दोबारा डिवाइड करेंगे 57,000 पे, हम नया रिवाइज रेट निकालेंगे 9493,200 डिवाइडेड बाय 57,000 166.55 166.55 ये हमारा अब रिवाइज रेट बनेगा। देखिए ये आपने आपको में अच्छी तरह से रटा लगाया होगा डेफिनेटली कि जब आप परचेज करते हैं ना तो आपका रेट चेंज हो जाता है। पहले 158 था, परचेज की 160 पे, तो आपने रिवाइज रेट निकाला, यहाँ पे एवरेज रेट आपने निकाला 159.2। अब रिवाइज रेट हमेशा उस वक्त निकालते जब चीज़ें परचेज करते हैं। जब चीज़ें आपने बेची 54,000 की, तब कोई रेट कैलकुलेट नहीं किया। फिर जैसे ही हमने चीज़ें परचेज की, रेट हमने दोबारा कैलकुलेट किया 166.22, ये जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन परचेज रिटर्न होंगी तो अपने रेट के हिसाब से होंगी, आपके रेट के हिसाब से नहीं होंगी। तो आपने पढ़ा हुआ है कि जब भी परचेज करते हैं रेट चेंज हो जाता है, लेकिन जब सेल करते हैं रेट चेंज नहीं होता। अब आपने याद रखना है कि परचेज रिटर्न के वक्त भी रेट चेंज हो जाएगा। परचेज रिटर्न के वक्त भी रेट चेंज आपको करना पड़ेगा, आपको नया रेट निकालना। तो इसका मतलब है जब रेट इज चेंज्ड ऑन परचेज, जब चीज़ें परचेज करते हैं तब रेट चेंज होता है। नंबर 2, परचेज रिटर्न पे रेट चेंज होता है, एंड रेट इज नॉट चेंज ऑन नंबर 1 सेल और इशू, जब चीज़ें बेचते हैं तब रेट चेंज नहीं होता। और किस किस पे नहीं होता वो हम आगे देखते हैं। यहाँ तक आपको ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर होना चाहिए कि रेट आपका पर यूनिट रेट चेंज हो जाता है। ये वेटेड एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं, ये FIFO या दूसरी बात नहीं कर रहा। वेटेड एवरेज है जिसको FCO मेथड भी कहते हैं, इसमें रेट चेंज हो जाएगा। अब हम आगे थोड़ा सा चलते हैं। सेल की है जी 36,000 यूनिट की, तो 36,000 यूनिट जो है आगे आपके पास 166.55 पे ही रिकॉर्ड होंगे। 36,000 इंटू 166.55
66.55 5995705 800 होता है 5995 ठीक है कि अगर हमने एग्जैक्टली 0.5 हमको लिया हुआ है तो यहाँ पे 5995 800 आ जाएगा और यहाँ पे बैलेंस हमारा बचेगा 57,000 माइनस 36,000 57,000 माइनस 36,000 21,000 हमारे पास यूनिट्स बच गए 166.55 मैंने आपको बताया कि जब आपने रेट राउंड ऑफ किया हुआ ना एग्जैक्टली ये नहीं आ रहा था तब आपने हमेशा इसमें से ये वाली वैल्यू को माइनस करना है 9493 माइनस 5995 800 3497 400 ये हमारा बैलेंस बचता है ओके अब नेक्स्ट इशू क्या है जी सेल हो गई ड्राइंग्स अब ऑनर जब ड्राइंग लेके गया कब लेके गया 29 तारीख को ऑनर जब गुड्स निकाल के लेके जाएगा ड्राइंग 29 तारीख को ये सेल हुई है कब 26 तारीख को सेल हुई 26 तारीख को 29 तारीख को ड्राइंग हुई है ड्राइंग भी आपकी परचेज में से माइनस होनी चाहिए कितनी है जी आपकी ड्राइंग 6,000 की तो 6,000 है तो आपके इशू ये परचेज के कॉलम में से माइनस होनी चाहिए यहाँ पे माइनस की फिगर निकल गया लेकिन आई कैप ने यहाँ पे लिखा हुआ है आई कैप ने ठीक किया हुआ है कोई मसला नहीं आप यहाँ लिख लें या यहाँ पे माइनस लिख लें एक ही बात है क्योंकि परचेजेस हमने पढ़ा है कि जब ड्राइंग होती है तो परचेजेस क्रेडिट होती हैं लेकिन वो बात हमने पढ़ी हुई है पीरियोडिक मेथड में परपेचुअल मेथड में ऐसा नहीं होता परपेचुअल मेथड में चाहे ड्राइंग हो चाहे परचेज रिटर्न हो चाहे नॉर्मल लॉस हो वो हमेशा क्रेडिट ही होगा इन्वेंट्री अकाउंट में क्रेडिट होने का मतलब ये होता है कि इशू के कॉलम में आएगा इशू कॉलम होता है क्रेडिट कॉलम हमारे इन्वेंट्री अकाउंट का इशू कॉलम होता है क्रेडिट कॉलम और परचेज कॉलम होता है डेबिट कॉलम अगर आपको थोड़ा सा इन्वेंट्री अकाउंट याद कराया जाए तो इन्वेंट्री अकाउंट में जो होता है जब भी कोई चीज़ परचेज करते हैं वो डेबिट साइड पे आते हैं और जब भी कोई चीज़ बेचते हैं वो CGS के तौर पर क्रेडिट नॉर्मल लॉस भी इधर आता है CGS जो चीज़ बिक गई है जो चीज़ बेच देते हैं वो CGS के अकाउंट में चली जाती है यहाँ से क्रेडिट हो जाती है नॉर्मल लॉस यहाँ से क्रेडिट होता है और ड्राइंग्स भी यहाँ से क्रेडिट साइड पे जाती है ठीक है जी ये बस आपने याद रखना है हाँ परचेज रिटर्न भी क्रेडिट साइड पे आती है ये है इशू वाला कॉलम और ये है परचेज वाला कॉलम ये डेबिट कॉलम है और ये क्रेडिट कॉलम तो लिहाजा आई कैप ने जो ड्राइंग्स हुई हैं वो इशू वाले कॉलम में लिखी हैं कोई मसला नहीं आप वहाँ पे लिख लें वो भी ठीक है अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो ये भी ठीक है 6,000 की है तो डेफिनेटली जब ड्राइंग की है उस वक्त आपकी बुक्स में जो रेट चल रहा होगा उसी अमाउंट पे ड्राइंग होगी ड्राइंग के लिए नया रेट नहीं होगा ऑनर अपने घर लेके जा रहा है हम सप्लायर को वापस चीज़ें नहीं भेज रहे तो ऑनर को उसी रेट पे भेजेंगे तो हमारी बुक्स में रेट चल रहा होगा 166.55 के हिसाब से हम उसको चीज़ें देंगे उसका आंसर निकलता है जी 166.55 इंटू 6,000 999,300 999,300 ये हमारा आंसर आता है 21,000 में से 6,000 माइनस हो जाएगा पीछे बचेगा 15,000 एट द रेट ऑफ 166.55 मैंने आपको तरीका फिर बताया है कि आपने इसमें से माइनस करना है वैसे मल्टीप्लाई करके रेट नहीं लिखना -3497,400 2498,100 2498,100 ठीक है यहाँ पे आ जाएगा ये तो हो गया हमारा काम हो गया JL using weighted average method to determine the cost of closing inventory on 31st July during the physical stock count it was noted that cost stock unit 2500 were lost which is considered to be normal अब नॉर्मल लॉस जो होता है वो इन्वेंट्री अकाउंट में से क्रेडिट होता है तो इन्वेंट्री में वो नहीं आना चाहिए तो वो भी इन्वेंट्री में से माइनस करेंगे यहाँ पे ये कब हुआ जी 31 जुलाई को हुआ 31 जुलाई को कितनी यूनिट लॉस हो रही 2500 तो डेफिनेटली जब 2500 यूनिट लॉस हुए हैं तो वो भी इस कॉलम में हम लिख लेंगे एट द रेट ऑफ 166.55 हाँ ये इस कॉलम में भी लिख सकते हैं कोई मसला नहीं है ये याद रखिएगा अगर आप आईकअप सोल्यूशन देखेंगे तो आईकअप ने ये शायद इस कॉलम में भी लिखे हुए हैं वो भी ठीक है वो भी कोई इशू नहीं है आप इस कॉलम में भी लिख सकते हैं कोई गलती नहीं होगी आपसे 2500 इंटू 166.55 416,375 416,375 तो 15,000 में से 2500 मजीद लॉस हो गए तो
पीछे रह गई 12,500 एट द रेट ऑफ 166.55। और तरीका मैंने बताया है, चूँकि आपका रेट आपका एग्जैक्ट नहीं है, राउंड ऑफ किया हुआ है, तो हम इसमें से माइनस करेंगे 2498 100, यही है 2498 100, तो 208175 208175 ये आपकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आती है। तो द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 2081,725। ये है जी आपकी कॉस्ट। इसमें होना क्या चाहिए था, इसमें एंट्रियाँ का पास होनी चाहिए थी। वैसे तो उसने सिर्फ 2-3 एंट्री पूछी है, अगर हम कंप्लीट एंट्री पास करना चाहें तो हम एंट्रियाँ सारी क्लियर देख लेते हैं। देखिए इन्वेंट्री अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक की कोई एंट्री नहीं होती है, याद रखिएगा। ओपनिंग स्टॉक की कोई एंट्री नहीं होती है, सिर्फ ब्रॉडन बैलेंस आ रहा होता है। 30,000 से ब्रॉडन बैलेंस आ रहा है। इसको समझने के लिए हम किस तरह डिटेल में बना लेते हैं। यूनिट्स अमाउंट ब्रॉडन बैलेंस है 30,000 4740,000 4740,000। याद रखिएगा कि ये सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि इन्वेंट्री अकाउंट चूँकि परपेचुअल सिस्टम है, परपेचुअल सिस्टम में इन्वेंट्री अकाउंट चलता होता है, तो ये मैं सोल्यूशन का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। उसने जो एंट्रीज मांगी हैं सिर्फ 2 मांगी हैं, डिफेक्टिव यूनिट की एंट्री बता दो, यूनिट लॉस की एंट्री बता। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर ये कार्ड की फॉर्म की बजाय अकाउंट की फॉर्म में बनता तो कैसे बनता। जो ओपनिंग स्टॉक है वो इधर इस तरह से आना है। जो परचेज़ किए हैं आपने यहाँ पे 39,000 एक परचेज़ किया है 160 के रेट पे, और 167,200,000 आएगा। और उसके बाद फिर परचेज़ किया था हमने 39,000, उसकी वैल्यू थी 6630,000। ये देख लीजिएगा, एक ये परचेज़ किया था 45,000, एक ये परचेज़ किया 45,000 6630,000। और कोई चीज़ परचेज़ नहीं की थी। परचेज़ सिर्फ 2 दफ़ा ही है, बाकी परचेज़ रिटर्न आई है। परचेज़ रिटर्न आई 6,000 यूनिट, तो परचेज़ रिटर्न आपकी यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगी। परचेज़ रिटर्न कितनी हुई जी 3,000 यूनिट्स। 3,000 यूनिट की कॉस्ट क्या आती है टोटल 48,000 ट्रेड हो जाएगा। परचेज रिटर्न की एंट्री क्या पास करेंगे हम, ट्रेड पेएबल डेबिट और इन्वेंट्री अकाउंट 480,000 से। परचेज रिटर्न की एंट्री होती है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब दूसरी एंट्री सेल की 54,000 है। सेल की जो एंट्री होती है वो सीडीएस में जाती होती है। 54,000 टोटल अमाउंट जाती है 8596,800 8596,800। इसकी एंट्री क्या पास, जो चीज़ें बेच देते हैं उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट 8596,800 8596,800। अच्छा जी, उसके बाद ये मजीद बेची 36,000 की। इसमें इससे पहले 3,000 रुपये की चीज़ें हमने सॉरी वो होगी 36,000 की 166.5, ये भी CGS में जाएगी। अमाउंट क्या आती है इसकी 159.2 166.5 5,995 ये लिखी हुई है 5,995,800 5,995,800। ठीक है जी। ये 6,000 रुपये की चीज़ें जो हैं ये बेसिकली ड्राइंग्स हैं, इसकी भी एंट्री पास होगी। सीडीएस डेबिट 5,995,800 5,995,800। जो ड्राइंग्स हुई हैं कितनी हुई है 6,000 यूनिट्स की हुई है। क्या मतलब है ड्राइंग्स की 999,300 नॉर्मल लॉस। पहले ड्राइंग की एंट्री पास करें। ड्राइंग की एंट्री याद रखिएगा क्या होती है जी, ड्राइंग्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट इस अमाउंट से 999,300। और नॉर्मल लॉस 2500 यूनिट का हुआ 416,375। नॉर्मल लॉस की एंट्री भी क्या होती है जी, CGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को चार्ज करते हैं 416,375। ठीक है जी। इस सब कुछ इन्वेंट्री अकाउंट में जाना था, तो हम इसको क्लोज कर लेते हैं। 4740,000 प्लस 7200 प्लस 6630 1857,000 1857,000 इसमें से 48,000 माइनस करेंगे, माइनस 8596,800 माइनस 5,995,800 माइनस 300 माइनस 416,375
2175 208175 ये हमारी कोई फिगर है, ये देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हमें एंट्रियाँ पास करनी होती है। उसने हमसे सिर्फ ड्राइंग्स की एंट्री पूछी है, वैसे तो डिफेक्टिव यूनिट्स की ड्राइंग की, डिफेक्टिव यूनिट्स और ड्राइंग की एंट्री हो जाएगी नॉर्मल लॉस, एक तो एंट्री होगी डिफेक्टिव यूनिट्स की और ड्राइंग की एंट्री होगी। ऐसे उसने 2 एंट्री पूछी है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए सारी एंट्री पास की है। तो अगर वेटेड एवरेज का सवाल आ जाए, आपने इस तरह से उसको रिकॉर्ड करना है